नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, उसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी ये सेशन में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ यूज ऑफ रेडीमेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट रिपोर्ट यानी कॉस्ट शीट, उसका कॉम्बिनेशन यानी उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए जो हम तैयार करते हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सर्टेन टूल्स वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस सेशंस लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले हम दो टर्म को क्लियर करते हैं, एक कैश बजट है, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला टर्म है कैश बजट। अब वर्ड आता है बजट, बजट है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर बाय रिमेनिंग इन प्रेजेंट। तो जो कैश बजट है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है, लेकिन कैश बजट फ्यूचर में बिजनेस की यानी कंपनी की कैश और कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन रहेगी उसका फोरकास्टिंग है, उसका एंटीसिपेशन है, जजमेंट है कि फ्यूचर में कैश की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितना कैश का इनफ्लो होगा और कितना आउटफ्लो होगा, पर वो फ्यूचर के रिलेटेड है, इसलिए वो कैश बजट है। ये जो स्टेटमेंट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वो पास्ट के रिकॉर्ड्स के रिलेटेड है, यानी पिछले एक अकाउंटिंग ईयर में विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, तो एक साल के जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ है, मींस कितना कैश फ्लो आया है बिजनेस में, इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। कैश यानी यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैज 3 कंपोनेंट्स, वन इज कैश बैलेंस, सेकंड इज बैंक बैलेंस एंड थर्ड इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीज मिलके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसका कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, उसके लिए जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अब यहां पे पिछले साल के अकाउंटिंग पीरियड में जो भी चेंजेस आया कैश में उसके रिलेटेड हम ये फ्लो जो तैयार कर रहे हैं, दैट कैश फ्लो इज स्प्लिट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमें पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए फर्स्ट कैश फ्लो ऑपरेटिंग का है, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का है, यानी 3 अलग अलग एक्टिविटी में कैश फ्लो डिवाइड होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट प्रोसेस है, यानी उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो आइटम्स है, जो एस्पेक्ट है, उसी को यहां पे इंक्लूड किया जाता है। तो पहले हम इन 2 बातों को समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 फंक्शन है प्राइमरीली, एक है नॉन करंट असेट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइज, और टेंजिबल में आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स। तो इस तरह से नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यानी एक्सेस फंड ऑफ द बिजनेस इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन एनी फॉर्म। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में आएगा कि उसमें से कितना कैश फ्लो जनरेट होता है या कितना कैश यूज हो रहा है। तो यहां पे इनफ्लो के 2 सोर्सेस है, खास याद रखना है। इनफ्लो यानी कैश इनफ्लो के 2 सोर्सेस है। जब हम कोई भी एसेट को बेचते हैं, जैसे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी तरह की नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स को बेचे हम, तो वो सारे रेवेन्यू मींस वो जो रिकवरी होगी, कलेक्शन होगा, वो एक कैश इनफ्लो का सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा है रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हमने जो एक्सेस फंड बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रीजनेबल रिटर्न हमें मिलता है। दैट रिटर्न इज इन फॉर्म ऑफ आइदर इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। अगर हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स ये सब परचेस किया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर हमें डिविडेंड मिलता है। और अगर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर हमें, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस पर हमें रेंट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के तौर पे बेसिकली ये 3 इनकम हमें होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो कहने का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो के लिए 2 सोर्सेस है,
सेल एंड रिटर्न, सेल एंड रिटर्न यानी किसी भी नॉन करंट एसेट का या इन्वेस्टमेंट का सेल हो या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न मिले इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड। तो ये दो सोर्सेस है इनफ्लो के। एक सोर्स है आउटफ्लो का। आउटफ्लो का सोर्स क्या होगा? अगर सेल से पैसे आएंगे तो परचेज से पैसे जाएंगे बिजनेस के बाहर। तो जो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है वो कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन करंट एसेट्स में अगेन दो पार्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। कोई भी नॉन करंट एसेट्स हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो हम परचेज करेंगे तो ये कैश का आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो सोर्स है इनफ्लो के, एक सोर्स है आउटफ्लो का। इनफ्लो के दो सोर्सेस, सेल एंड रिटर्न। सेल एंड रिटर्न, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेल एक फंक्शन हुआ और दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो सोर्सेस इनफ्लो के हैं। एक सोर्सेस यानी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो सोर्स है एक, वो है आउटफ्लो का। तो इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से जो कैश जनरेट हुआ है वो मिलेगा। दूसरा पार्ट है यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए। तो फाइनेंस कैसे प्रोक्योर किया जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। तो यहां पे इनफ्लो का एक सोर्स है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इनफ्लो का एक सोर्स है, आउटफ्लो के दो सोर्स है। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो के दो और आउटफ्लो का एक सोर्स था, और फाइनेंसिंग में इनफ्लो का एक ही सोर्स है। अगर हम कुछ भी इश्यू करें, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, कुछ भी हम इश्यू करें, लोन बोरो करें, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जीरो से कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है, वो सब कुछ इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, एक स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस इज ओनली वन सोर्स ऑफ इनफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो का एक ही सोर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी नाम से आप बोलो, पर जो भी फाइनेंस इंक्रीज होगा वो सब इनफ्लो के लिए। और आउटफ्लो के यहां पे दो सोर्सेस है, जैसे इश्यू किया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, वैसे रिडेम्पशन हो सकता है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां इक्विटी शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन नहीं हो सकता क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स और रीपेमेंट ऑफ लोन या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा कोई भी वैल्यू में रिडक्शन आता है, एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब वहां पे रिडेम्पशन या रीपेमेंट हो रहा है। तो रिडेम्पशन या रीपेमेंट फर्स्ट आउटफ्लो का एक सोर्स होगा। दूसरा है जो भी हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, एक टर्म है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो भी हम कैपिटल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, आइदर ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, इट रिक्वायर्स सम कॉस्ट, इट रिक्वायर्स टू पे सम कॉस्ट, यानी जो हम कैपिटल जनरेट करते हैं उस पर कोई ना कोई कॉस्ट होती, और उस कॉस्ट को अलग अलग नाम से, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये नाम से हम जानते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो फाइनेंस रेज किया उसका हम रिटर्न पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, इन सब पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। ये सारे जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के रिटर्न्स है, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ आउटफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो का एक सोर्स हुआ इश्यू और प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, और रिडेम्पशन मींस आउटफ्लो के दो सोर्सेस हुआ, दो सोर्सेस, एक रिडेम्पशन और रीपेमेंट या डिक्रीज, और दूसरा है रिटर्न, रिटर्न ऑन ऑल दिस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, बेसिकली इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो यहां पे भी हमें जो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो के दो सोर्स, आउटफ्लो का एक सोर्स, फाइनेंसिंग में इनफ्लो का एक सोर्स और आउटफ्लो के दो सोर्स। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें उस एस्पेक्ट के रिलेटेड ही सोचना है जिसमें हम डील कर रहे हैं। पर जो पहला सोर्स है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। अब होगा ये कि हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी डिटेल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है, उसकी डेबिट साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे सर्टेन आइटम्स ऐसी है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है पर कैश फ्लो पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। हमें वहां से उन आइटम्स की इफेक्ट को हटाना है, यानी हमें शुरुआत कर दी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। चेंज इन प्रॉफिट से शुरुआत होगी, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ऑफ द ईयर कहा जाएगा उसको। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर में अब ये प्रॉफिट तक पहुंचने में जो जो आइटम्स पीएनएल डेबिट में आई है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग टाइप की है, उन सबको हम प्लस करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, हमें उसको बढ़ाना है, इसलिए सारी आइटम्स को प्लस करेंगे जो पीएनएल डेबिट में आती है। अब यहां पे पहले नॉन कैश में आएगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आएगा बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, व्हीकल्स, ऐसी टेंजिबल एसेट्स पे। दूसरी टर्म है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होगा इंटेंजिबल एसेट्स का, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, इन सब का अमोर्टाइजेशन होगा। राइटिंग ऑफ होगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी या तो फिक्टिशियस एसेट का। तो ये जो तीन आइटम है, पहली तीन वो नॉन कैश आइटम है, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट आई है पर कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए नॉन कैश आइटम को हम एड बैक करेंगे। इस रीजन से ये तीन आइटम प्लस होगी। फिर है ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कोई भी ट्रांसफर किया है कोई रिजर्व में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई भी फंड में हमने ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर की वजह से भी प्रॉफिट कम हुआ है पर कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको भी हम एड बैक करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स भी वहीं से वो क्रिएट किया गया है, इसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है पर कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वो भी ऐड करेंगे। तो ये सारी आइटम नॉन कैश नेचर की। अब नॉन ऑपरेटिंग यानी आइटम से फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग के रिलेटेड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी इफेक्ट को वहां से हटाया जाएगा। तो पीएनएल डेबिट में क्या क्या आता है, तो फाइनेंस की जो आइटम्स है यानी रिटर्न, ये जो रिटर्न हम फाइनेंस पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब इंटरेस्ट या ये डिविडेंड, प्रेफरेंस, प्रपोज, इंटरिम, ये सब डिविडेंड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ये जो सोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो रिटर्न दिया गया है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के ऊपर, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आती है। फाइनेंसिंग की आइटम से इसलिए वहां से हटाया जा रहा है और यहां पे माइनस किया जा रहा है, इसलिए यहां पे उस सब आइटम को एड बैक करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और एक लास्ट आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट। ये सारी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे है पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको एड बैक किया जा रहा है, लेस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा पहले बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम आती है, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो ये सब बेसिकली बिजनेस की इनकम है, मेन एक्टिविटी या एंसिलियरी सपोर्टिव एक्टिविटी में से मिलने वाला रिटर्न। पर जो एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिटर्न हमें मिलता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब की वजह से वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है और उसकी वजह से प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है, हमें उसकी इफेक्ट प्रॉफिट में से हटानी है, जिसके लिए उसको भी हम माइनस करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट जैसी अगर कोई आइटम है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो उसकी इफेक्ट को हटाने के लिए हमें माइनस करना है। तो खास ध्यान ये रखना है, अब ये एमसीक्यू वन लाइनर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको पूछा जाता है, खास ध्यान ये रखना है स्टूडेंट, ये फॉर्मेट जब याद रखते हैं तो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये सारी आइटम्स ऑपरेटिंग की है, ये आइटम्स ऑपरेटिंग की नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन की गई आइटम है जो ऑपरेटिंग की नहीं है, इसलिए उसकी इफेक्ट को हटाया जा रहा है, ये हटाने की प्रोसेस है। हम प्रॉफिट ऑफ द ईयर में से इन सारी आइटम्स की इफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए रूल बना है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेबिट साइड आइटम होगी जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम प्लस करेंगे, और पीएनएल क्रेडिट की जो आइटम्स है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ चुका है, उसको हटाने के लिए वहां से हम माइनस करेंगे। खास ध्यान रखना है एमसीक्यूज के लिए, इसमें ए चैप्टर के एमसीक्यूज में स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड एमसीक्यूज में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी आइटम ऑपरेटिंग की नहीं है पर ये पीएनएल के अंदर मेंशन की गई है और उसकी इफेक्ट को हटाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, ये सारी आइटम प्लस और ये माइनस। तो रूल एक लाइन में हम याद रख सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट प्लस और माइनस में प्लस क्या करेंगे, तो जो पीएनएल डेबिट में आएगी वो सारी आइटम,
और माइनस होगी पीएनएल क्रेडिट की आइटम, लेकिन वो आइटम कौन सी होनी चाहिए? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर की। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद जिस स्टेज पे हम पहुंचेंगे वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, और वो स्टेज के बाद एडजस्टमेंट आएगी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेटेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल हैज टू डायमेंशन, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। These are the aspect of current assets, जैसे स्टॉक हुआ, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब करंट एसेट्स की आइटम है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आएगा। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में किस तरह से सोचना है? करंट एसेट का इंक्रीज होना और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना, यानी सीए प्लस और सीएल माइनस। अगर करंट एसेट बढ़ता है या करंट लायबिलिटी कम होती है तो कैश फ्लो रिड्यूस हो रहा है, यानी कैश फ्लो कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक 20,000 से बढ़ के 35,000 हो रहा है, 20 से 35, तो 15,000 एक्स्ट्रा ब्लॉक हो रहे हैं, कैश ब्लॉक हो रहा है स्टॉक के अंदर। इसका मतलब कैश यूज हो रहा है। तो करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना कैश यूटिलाइजेशन शो करता है, यूज ऑफ कैश है। और करंट एसेट्स का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना वो इंक्रीज इन कैश फ्लो है। तो सीए प्लस सीएल माइनस, आंसर माइनस, यानी डिक्रीज इन कैश, एंड CA minus CL plus आंसर इज प्लस बिकॉज इट इज इंक्रीज इन कैश। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल के बाद ये CA CL के एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है। CA प्लस CL माइनस यानी करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना, यानी कैश फ्लो कम होगा, रिडक्शन इन कैश फ्लो। और अगर CA माइनस करंट एसेट कम हो रहा है या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश फ्लो, यानी प्लस होगा। ये करंट एसेट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद जिस स्टेज पे हम पहुंचेंगे वो होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें से जो टैक्सेस पेड को माइनस करने पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट, उसके बाद एडजस्टमेंट, जिसमें के लिए रूल पीएनएल डेबिट प्लस एंड पीएनएल क्रेडिट माइनस, प्रोवाइडेड आइटम शुड बी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। उसके बाद ये सारी आइटम को प्लस और माइनस करने के बाद जो स्टेज आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, देन एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल, यानी सीए प्लस सीएल माइनस आंसर माइनस, सीए माइनस सीएल प्लस आंसर प्लस, और ये सब कंपोनेंट के बाद स्टेज आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एंड माइनस टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये फर्स्ट सोर्स हुआ। दूसरा सोर्स इन्वेस्टिंग में हमने डिस्कस किया कि इनफ्लो के दो सोर्स, सेल एंड रिटर्न, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और माइनस में होगा परचेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी परचेस की माइनस करने के लिए आउटफ्लो के लिए एक सोर्स और इनफ्लो के दो सोर्स। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के लिए इनफ्लो का एक सोर्स, किसी भी तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज होना, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी एनी, तो ये इंक्रीज होना, ये ऐड और डिक्रीज होने के लिए यानी आउटफ्लो के लिए दो सोर्सेस, एक रिडेम्पशन जो इक्विटी को छोड़ के बाकी किसी भी सिक्योरिटी का हो सकता है, रिडेम्पशन या रिडक्शन, और उसके बाद है रिटर्न, रिटर्न ऑन द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आइदर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ दिस पॉइंट ए is operating activities cash flow, point B investing activities, and point C is financing activity. So A plus B plus C, A plus B plus C is considered as total cash flow generated during the year, total cash flow generated during the year, और उसके साथ हम प्लस करें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन वी हैव रिजल्टेंट फिगर ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मेट है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये कंप्लीट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वोकेशनल प्रोग्राम में यानी प्रोफेशनल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे ये पूछा जाता है। एट योर बोर्ड लेवल हमें यहाँ पे एक्टिविटी वाइज सम सॉल्व करने हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी में से कितना सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इसके बारे में हमें सॉल्यूशन करना है, पर ये फॉर्मेट पूरा हमें माइंड में होना चाहिए। इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये फ्रेम में सॉल्व किए हैं, और ये तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है। खास ध्यान ये रखना है, बार बार याद करा रहा हूं कि ये जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल तक, ये जो आइटम प्लस और माइनस हो रही है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटम्स नहीं है, वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, उसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे है, उसको हटाने के लिए यहां प्लस माइनस किया जा रहा है। इसलिए डेबिट वाली आइटम प्लस और क्रेडिट वाली आइटम माइनस हो रही है,
एमसीक्यूज में खास ध्यान रखना है, ट्विस्ट करके पूछा जाता है स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। तो खास 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 ध्यान, ये सारी आइटम ऑपरेटिंग की नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, डेबिट है इसलिए प्लस करके बढ़ा रहे प्रॉफिट को, क्रेडिट है इसलिए माइनस कर रहे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ये 3 क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में अब स्ट्रेट वे हमें आइटम्स दी गई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अमाउंट है 99,000। तो हम 2 कॉलम में प्रिपेयर करेंगे, एक वर्किंग का होगा, एक फाइनल अमाउंट का कॉलम होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन एज 99,000। नाउ इनकम टैक्स प्रोविजन, तो ये P&L डेबिट में प्लस की आइटम है, टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसको हम प्लस करेंगे। यहां पे सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई भी प्रोविजन, बैड डेट्स रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, टैक्स का कोई भी प्रोविजन हो, तो यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजन का पहला 29,000 प्लस होगा। दूसरा है प्रपोज डिविडेंड, उसको भी हटाने के लिए यहाँ प्लस किया जा रहा है, इसलिए दूसरी आइटम प्रपोज डिविडेंड 39,000। थर्ड इज डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये नॉन कैश आइटम की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसे भी ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन 22,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, अब ये जो रिसीव्ड की बात है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ये नेगेटिव आइटम्स है, तो थोड़ी यहां पे ध्यान रखना है कि ऐड वाली आइटम सब एक साथ ले लेनी है, माइनस वाली आइटम अलग रखनी है। तो इंटरेस्ट पेड जो आइटम्स है वो प्लस वाली आइटम है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है, कोई भी इंटरेस्ट हो वो हमें ऐड करना है, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट पे किया गया 28,000 वो ऐड करेंगे। और दूसरा है गुडविल रिटर्न ऑफ अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, किसी भी इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन हो उसको भी हमें ऐड करना है 15,000। तो ये 5 आइटम हमें प्लस करनी। हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन में 9 आइटम्स दी गई थी, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने शुरुआत करी 99,000। ऐड करने वाली आइटम जो P&L डेबिट की आइटम है उसमें इनकम टैक्स प्रोविजन 29,000, प्रपोज डिविडेंड 39,000, डेप्रीसिएशन 22,000, इंटरेस्ट पेड 28,000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000। माइनस करने के लिए 2 आइटम है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पे जो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये 2 आइटम है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो ये डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये जो डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो हमें मिला है, जिसके लिए हम उसकी इफेक्ट को हटा रहे हैं क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये माइनस होगा। और कोई भी प्रॉफिट अगर हमने अर्न किया है सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट पे तो उसको भी माइनस किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है 12,000, ये भी माइनस होगा। तो ये सब प्लस और माइनस करने पे फाइनल जो अमाउंट आएगी 80,000, उसको 99,000 के साथ प्लस करने पे 1,79,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15 इज 1,79,000। एक्चुअल में हमें जो मिला है 1,79,000 वो ये स्टेज की आइटम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड टैक्सेस पेड, हमें मानना होगा कि इसी स्टेज पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें मिल गया है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,79,000 पे ये क्वेश्चन क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में 2 अलग अलग ईयर की इंफॉर्मेशन 31 मार्च 17 और 16 के डेटा दिए गए, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है। ध्यान खास रखना है कॉलम कौन सा ओपनिंग का है कौन सा क्लोजिंग का है। इधर 17 का कॉलम पहले 16 का बाद में है, यानी क्लोजिंग बैलेंस आगे ओपनिंग बैलेंस पीछे। तो सबसे पहले यहां पे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बोला गया है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग 30 था, क्लोजिंग 45 हुआ है, यानी पूरे साल में 15,000 रुपए प्रॉफिट अर्न हुआ है, यानी प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 15,000। तो यहां पे उसका कैश फ्लो हमने तैयार किया है, चेंज इन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द ईयर 45 माइनस 30,000 15,000। उसके बाद एड वाली आइटम में डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन सबसे पहले, तो डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है। पिछले साल तक 70 का डेप्रीसिएशन था, अब 90 का हुआ है, यानी करंट ईयर में 20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड इज 20,000। उसके बाद है गुडविल, गुडविल लास्ट ईयर तक 55 था, 40 हुआ, यानी 15,000 रुपए गुडविल में से अमोर्टाइज हुए, राइट ऑफ हुए, इसलिए गुडविल अमोर्टाइज 15,000। इसके बाद यहां पे जो ये 5 आइटम है, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये पांचों 5 आइटम करंट एसेट करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट है। तो यहां से आगे अब एडजस्टमेंट में हमें 3 आइटम दी गई है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड रेंट रिसीव्ड। इसमें जो इंटरेस्ट पेड है वो इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटीज होता है, फाइनेंस कॉस्ट है, इसलिए उसको ऐड करना है। तो इंटरेस्ट पेड की अमाउंट 3,000 यहां पे प्लस की जाएगी। उसके बाद अब करंट ये जो 2 आइटम्स है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, ये 2 माइनस में आएगी आइटम, क्योंकि ये लेस वाली आइटम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है,
इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो उसमें से यहाँ पे दो दिए गए, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड का 2000 माइनस होगा और रेंट रिसीव्ड का 10,000। तो ये 5 आइटम की नेट अमाउंट आएगी 26,000 और उसको 15 के साथ प्लस करने पे हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल अमाउंट इज 41,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए रूल याद रखने हैं, करंट एसेट इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज, तो नेगेटिव मींस कैश आउटफ्लो है, और करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो कैश का इनफ्लो है। तो उसके रिलेटेड बात करेंगे हम पे। 5 आइटम है, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। उसमें डेटर्स, बिल्स पेबल और प्रीपेड एक्सपेंस ये 3 अभी प्लस में आ रहे हैं। किस तरह से, एक एक करके आइटम चेक करते हैं। जैसे स्टॉक है वो 45 का 60 हुआ है, यानी करंट एसेट बढ़ा है, तो करंट एसेट बढ़ा है इसलिए वो नेगेटिव में आएगा। तो स्टॉक 45 टू 60 हुआ है इसलिए 15,000 माइनस होगा। उसके बाद है डेटर्स जो 90 का 50 हुआ है, 90,000 ओपनिंग बैलेंस, 50,000 क्लोजिंग बैलेंस, 40,000 रुपए करंट एसेट कम हुई है तो कैश फ्लो बढ़ा है इसलिए 40,000 प्लस में आएगा। क्रेडिटर्स जो है वो 60 का 40 हुआ है, करंट लायबिलिटी का कंपोनेंट है और कम हुआ है, करंट लायबिलिटी कम होने की वजह से क्रेडिटर्स कम हुआ है इसलिए माइनस होगा 20,000 रुपए। 60 में से 40 हो गया है तो करंट लायबिलिटी कम हुई है इसलिए कैश फ्लो रिड्यूस हुआ है। उसके बाद है बिल्स पेबल, 20 का 70,000 हुआ है, 20,000 से 70,000 तक यानी 50,000 बढ़ा है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है इसलिए कैश फ्लो बढ़ेगा। तो यहां पे बिल्स पेबल 20 का 70 हुआ इसलिए 50,000 प्लस में आएगा। और लास्ट आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस जो 15,000 से 10,000 हुआ है, करंट एसेट का कंपोनेंट है, कम हुआ है इसलिए प्लस होगा, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस 15 से 10 होने पे 5,000 प्लस। तो ये 40 प्लस 50 प्लस 5 माइनस 35 60,000 नेट अमाउंट आएगी। ये ऑपरेटिंग, यहां पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की नेट अमाउंट है 60,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की नेट अमाउंट है 60,000। रूल बहुत सिंपल है, याद रखना है, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी माइनस आंसर माइनस, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी प्लस यानी आंसर प्लस। तो यहां पे इस रूल के थ्रू हमने ये इतने एडजस्टमेंट किए जिसमें 60,000 ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के नेट चेंज की वजह से, जिसको ऊपर के 41,000 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल है उसमें ऐड करने पे 1,01,000 रुपए की जो अमाउंट आएगी वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे भी टैक्सेस पेड नहीं दिया गया इसलिए हमें इसी आइटम को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तौर पे मेंशन करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी 2 साल के लिए इंफॉर्मेशन है, 31 मार्च 17 और 16 के कॉलम है। तो शुरुआत करते हैं, उसके लिए ये टेबल बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। शुरुआत करते हैं चेंज इन प्रॉफिट से। तो पहली आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 25 से 60 हुआ है, यानी 35,000 प्रॉफिट ऑफ द ईयर है। इस साल का प्रॉफिट 35,000 है। तो पहले चेंज इन प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 60,000 माइनस 25,000, 35,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद अब प्लस और माइनस के आइटम फिर से एक बार ऑपरेटिंग के लिए याद कर देते हैं। प्लस में क्या आएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जो जो पीएनएल में डेबिट हुआ है वो सब प्लस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। और जो नॉन ऑपरेटिंग है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब माइनस होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जनरल रिजर्व है जो 35 का 45 हुआ है, यानी ट्रांसफर हुआ है 10,000 रुपए रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपए प्लस करेंगे। फिर है टैक्स प्रोविजन। अब टैक्स प्रोविजन एक स्पेशल आइटम है, उसके लिए समझते हैं। तो उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ही अकाउंट बनाया है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस जब दिए हो तो ओपनिंग बैलेंस, अब यहां पे ओपनिंग बैलेंस 48,000 है। ओपनिंग बैलेंस 48 है, इसका मतलब पिछले साल में 48 का टैक्स डिटरमाइन हुआ था जो करंट ईयर में पे किया होगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो है 38,000 का, वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टैक्स को प्रोवाइड किया गया है। खास समझना है जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दियो तो ओपनिंग जो बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो पेड होता है और क्लोजिंग जो होता है वो प्रोवाइडेड होता है। तो हमें यहां पे टैक्स प्रोविजन के तौर पे क्लोजिंग बैलेंस को लेना है 38,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड जो 32 का 42 हुआ है, यानी 10,000 रुपए बढ़ा है तो 10,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो 10,000 उसका प्लस होगा। गुडविल 38 से 27 हुआ है, यानी 9,000 रुपए 11,000 रुपए गुडविल में कम हुआ है, 38 से 27 हुआ है तो गुडविल उसमें डिक्रीज हुई, यानी अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज की अमाउंट है 11,000। उसके बाद
ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट है, वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट है। तो उसके अलावा जो यहाँ पे एडजस्टमेंट है उसको समझते हैं। जो भी आइटम्स यहाँ पे पीएनएल डेबिट या क्रेडिट के आइटम्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो वो माइनस में जाएगा 15,000। दूसरा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये फाइनेंस कॉस्ट है इसलिए प्लस में आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट डेबिट में आता है इसलिए प्लस वाली आइटम है, तो ऐड होगा यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,000। डिविडेंड पेड, डिविडेंड एनी टाइप ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, आइदर डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ पे जो डिविडेंड पे किया गया है वो 10,000 रुपए प्लस होगा। एंड इनकम ऑफ रेंट, ये रिसीव किया गया है, इनकम ऑफ रेंट रिसीव्ड यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जो कि माइनस होता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इसमें से रेंट दिया गया है तो रेंट माइनस करेंगे, इनकम ऑफ रेंट 48,000। तो 56,000 ये पीएनएल की डेबिट क्रेडिट आइटम का नेट अमाउंट है 56,000, जिसको 35 में प्लस करने पे हमें मिलेगा 91,000 का अमाउंट, जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट में 4 आइटम है, जिसमें क्रेडिटर्स 29 से 39 हो रहा है इसलिए वो बढ़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डेटर्स 39 का 49, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन करंट एसेट है वो बढ़ने की वजह से कैश फ्लो कम होगा, इसलिए पहले यहाँ पे डेटर्स 39 टू 49 यानी 10,000 माइनस में आएगा। दूसरा है क्रेडिटर्स जो 29 से 39 हुआ यानी बढ़ा है 10,000 रुपए, करंट लायबिलिटी बढ़ने से कैश फ्लो बढ़ेगा इसलिए पॉजिटिव अमाउंट आएगी, क्रेडिटर्स 10,000 रुपए। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 17 से 12,000 हुआ है, करंट लायबिलिटी कम हुई है, 5,000 कम हुआ इसलिए कैश फ्लो रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 17 से 12,000 यानी 5,000 माइनस होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 से 14,000 हुआ है, करंट एसेट की आइटम है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई इसलिए इसकी वजह से भी कैश कम होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस 10 टू 14 4,000 माइनस में। अब यहाँ पे 10,000 प्लस 10 माइनस 4 माइनस 5 माइनस, तो अल्टीमेटली 9,000 नेगेटिव आएगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस की वजह से, और वो 9,000 को 91 में से माइनस करने पे 82,000 का अमाउंट आएगा, वो होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। वो स्टेज आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का, उसमें से टैक्सेस पेड को माइनस करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है इस क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें ओपनिंग बैलेंस को पेड माना जाता है, क्लोजिंग को प्रोवाइडेड, इसलिए क्लोजिंग को यहां पे ऊपर हमने प्लस में लिया है और ओपनिंग 48,000 लास्ट में माइनस होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद टैक्सेस पेड माइनस होंगे तो हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अमाउंट इज 34,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें जस्टिफाई करना है। अब ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट लेजर आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है और वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया हो क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो ओपनिंग बैलेंस पेड होता है, पे किया जाता है, यानी वो नीचे माइनस होगा, और क्लोजिंग ऊपर आता है प्रोवाइडेड में। क्लोजिंग बैलेंस पीएनएल डेबिट की आइटम है तो प्लस में आता है और ओपनिंग माइनस में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा तीसरी कोई इंफॉर्मेशन हो, जैसे हमें दिया जाए टैक्सेस पेड या टैक्सेस प्रोवाइडेड की अमाउंट, तो हमें दूसरी आइटम ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 48 का ओपनिंग बैलेंस है, 38 का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए हमने मान लिया कि 48 को पे किया गया और 38 को प्रोवाइड किया होगा। तो 38 में हमने बाय पीएनएल लिखा इसलिए वो डेबिट में आया प्लस में, और 48 में टू बैंक लिखा इसलिए वो लास्ट में माइनस में हुआ टैक्सेस पेड। और बाई चांस हमें दोनों में से किसी एक चीज की अमाउंट दी गई हो, जैसे हमें बोला गया हो कि टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, तो 50 प्लस 38 88,000 होगा, और 88 में से 48 माइनस करे तो 40,000 रुपए वो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर होगा। टैक्स प्रोवाइडेड, अगर यहाँ पे 50,000 हमें दिया गया है टैक्स पेड, तो 50 हम नीचे माइनस करेंगे, और 50 प्लस 38 88 माइनस 48 ओपनिंग बैलेंस करने पे 40,000 रुपए का टैक्स प्रोवाइडेड होगा, जो कि ऊपर हम यहाँ पे डेबिट में प्लस करेंगे टैक्स प्रोवाइडेड। तो ध्यान रखना है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा नीचे पेड में माइनस होगा और क्लोजिंग ऊपर प्रोवाइडेड में प्लस होगा। पर अगर दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा, अगर प्रोवाइडेड दिया है तो पेड ढूंढना है, पेड दिया है तो प्रोवाइडेड ढूंढना है, इसके लिए हमें नेसेसरी फॉर्मेट में ये प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज में दिए गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो के लिए।
रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।